2019 का सी साइड पेपर देख रहे थे एंड दिस इज़ द लास्ट पेपर इन आवर सीरीज़। तो कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिए थे और आज ये भी पूरा हो जाएगा, जिसमें से अगर हम मैथ्स की ही बात करें तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था कि 5 कितने बार आएगा। इसका आंसर आई गेस 300 आ रहा था। वी काउंटेड 1 से लेके 100 में 20 टाइम्स आता है, फिर 101 से 200 में 20, ऐसा करते करते बट जब 500 to 600 आएगा तब 100 बार ऐसा आएगा। इसीलिए एक सेकेंड, इसीलिए जब हमने काउंट किया था 20 के हिसाब से तो 20 इंटू 9 हो जाएगा, 9 टाइम्स का, प्लस 120 आएगा। ये वाला जो था ये 500 से लेके 600 वाला सीरीज़ आएगा, क्योंकि हर नंबर के स्टार्टिंग में 500 रहेगा और बाय डिफ़ॉल्ट 20 रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 300। ये हमने कर लिया था। अभी क्यूब वाला एंड में करेंगे, सबसे लास्ट में। ये कह रहा है ए एंड बी आर 2 हेवी स्टील ब्लॉक्स। ए और बी जो है ये 2 हेवी स्टील ब्लॉक है। इसको यहाँ ले लेते हैं। ए एंड बी आर 2 हेवी स्टील ब्लॉक। अगर क्वेश्चन आपको कह रहा है अगर बी को मैंने ए के टॉप पे रख दिया, इफ बी को मैंने ए के टॉप पे रख दिया तो वेट कितने से बढ़ रहा है? 60% से। सो आपको बताना है हाउ मच वेट विल रिड्यूस विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ ए एंड बी इफ बी इज रिमूव फ्रॉम ए। कंडीशन पहली क्या दी है? मान लेते ए का वेट कुछ एक्स होगा, अगर परसेंटेज में कंपेयर करें तो ए का वेट पूरा होगा यानी 100x, ऐसा मैं पकड़ता हूँ। अब वो क्या कह रहा है, अगर ए के साथ में बी को उसके ऊपर रख रहा हूँ तो वेट कितना बढ़ रहा है? 60%। 60% किसका? ओरिजिनल वेट का, मतलब वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी, ये हो जाएगा आपका 100x, जो पहले तो था ए का, प्लस 60% किसका? 100x का, 60% भी बढ़ जाएगा। अब अगर ये इक्वेशन को मैं लिखूँ तो हो जाएगा वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इज इक्वल टू 100x, प्लस 100x का 60% कितना होगा? 60x, तो ये हो जाएगा 60x। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो मुझे पता था ए का वेट कितना था? 100x, तो यहाँ हो जाएगा 100x प्लस वेट ऑफ बी इज इक्वल टू 160x, ऐसा लिख सकता हूँ। अब वेट ऑफ बी मेरे पास कितना आ जाएगा? माइनस कर दूंगा तो 160 माइनस 100 कर दूंगा तो 60x बचेगा। बी मेरे पास 60 है। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि कितना टोटल बी का वेट है। अगर बी का वेट मैं रिमूव कर दूं तो कितना बचेगा आउट ऑफ टोटल वेट? बी का वेट कितना था? 60 और टोटल वेट कितना था? 160। 100 प्लस 60, 100 ए का और बी का कितना? 60, तो 60/160, तो ये हो जाएगा 60/160। और आपको इसको परसेंटेज में चाहिए तो इसको यहाँ से कट कर लो, ये हो जाएगा आपके पास 600/16। अब निकाल लो 600 को अगर 16 से डिवाइड करोगे, 16 3 48 होता है, बचेगा 12, 120 समथिंग बचेगा। अब 120, 16 6 96, 16 7 112, ये आ जाएगा 112। 37% के नियर अबाउट कौन सा है? डी है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। पहले हमने ए का वेट लिया 100x, उसके साथ फिर मैंने कहा जब बी मुझे ऐड करता हूं मैं तो कितना वेट बढ़ जाता है? 60%। 60% किसका? ओरिजिनल का, तो 100x प्लस 60% ऑफ 100x। ये इक्वेशन जब बनाऊंगा तो मेरे पास बी का वेट आ जाएगा। मुझे पूछा था बी का वेट टोटल के साथ कितना है, तो बी का वेट 60 था, टोटल 160। 600/16 आएगा। जब परसेंटेज फॉर्म में निकालूंगा तो मुझे दिख जाएगा 37% वेट आया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मिस्टर एक्स जो है उनके 3 बच्चे। ये क्वेश्चन को स्मार्ट बोर्ड पे लेने दो।
मिस्टर एक्स के 3 बच्चे हैं, पहले बच्चे का बर्थडे कब पड़ता है? 5th मंडे को, ये दिया हुआ है 5th मंडे ऑफ अप्रैल। अप्रैल में टोटल कितने दिन होते हैं? 30 दिन। 28 दिन में तो हर 4 आ जाएगा। अब 5th कब आएगा? या तो 29 को आएगा या 30 को आएगा। अभी हमें नहीं पता अप्रैल के कौन से दिन को 5th मंडे है, या तो 29 अप्रैल भी हो सकता है या 30 अप्रैल भी हो सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है सेकंड वाले बच्चे का जो जन्मदिन है वो 5th थर्सडे ऑफ नवंबर पड़ता है। 5th थर्सडे कौन से? नवंबर का। नवंबर में भी कितने दिन होते हैं? 30 दिन। तो बचेगा 29 या 30, हमें नहीं पता है, कंफ्यूजन है। तो ये भी क्या हो सकता है? 29 और 30। ठीक है, अब मान लीजिए मैं पहले ऐसा पकड़ता हूं कि 29 अप्रैल जो है मेरा, वो क्या है मेरा? फ्राइडे है, नहीं मंडे दे रखा है क्वेश्चन में, तो मुझे ही निकालना है 29 नवंबर क्या होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा था आपको? ऑड डेज काउंट करने पड़ते हैं अप्रैल से। अप्रैल में ऑड डेज कितने होते हैं? 2। मई में होते हैं 3। 28 का महीना होता है तो 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। अगेन जून में 30 दिन होते हैं तो 2 ऑड हो जाएंगे। जुलाई में 3 ऑड हो जाएगा। अगस्त में भी 3 ऑड हो जाएगा। सितंबर में 2 हो जाएगा और अक्टूबर में 3 हो जाएगा। 28 दिन के बाद जितने दिन बचते हैं उसको हम ऑड कहते हैं। तो हर मंथ वाइज हमने निकाल लिया। अब आप काउंट कीजिए, 2 + 3 कितना होगा? 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, 15 और 18 डेज है। मैं क्या करता था? 18 को 7 से डिवाइड करता था। 18 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 2 = 14, बचेगा 4 दिन बाद, मतलब अगर 29 अप्रैल को मंडे है तो 4 दिन बाद क्या होगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 29 नवंबर क्या है मेरा? फ्राइडे। तो 29 नवंबर मेरा थर्सडे नहीं है, ये प्रूव हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं मानता हूं 30 अप्रैल मेरा हो सकता है मंडे। जब मैं 30 अप्रैल को मंडे मान लूंगा, ठीक है, तो वापस डिफरेंस 4 का ही आएगा। अप्रैल से काउंट करेंगे तो अगर 30 अप्रैल मेरा मंडे है तो 4 दिन बाद अगर काउंट करूंगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो 30 नवंबर मेरा क्या हो जाएगा? फ्राइडे। अगर 30 नवंबर फ्राइडे तो 29 क्या हो जाएगा मेरा? थर्सडे। तो मुझे ये समझ में आ गया कि 5th ट्यूसडे कब आता है? 29 को। और 5th मंडे कब आता है? 30 को। बाकी कोई काम करनी तो बाकी को मैं मिटा देता हूँ। अब मुझे ये डेटा पता चल गया, 5th थर्सडे जो आ रहा है नवंबर का वो कब आ रहा है? 29 को। और 5th मंडे जो आ रहा है अप्रैल का कब आ रहा है? 30 को। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, आपको ये बताना है कि दिसंबर के तीसरे बच्चे का जो जन्मदिन है वो 20 दिसंबर को आता है, तो 20 दिसंबर कौन सी तारीख होगी? आपको ये पता है 29 नवंबर क्या आ रहा है आपका? थर्सडे। नवंबर में एक और दिन होता है तो 30 नवंबर क्या हो जाएगा? फ्राइडे। फिर नया महीना आ जाएगा दिसंबर, तो फिर 7 दिसंबर को क्या हो जाएगा? वापस फ्राइडे। 7 दिन बाद 14 दिसंबर को वापस क्या हो जाएगा? फ्राइडे। और 21 दिसंबर को वापस क्या हो जाएगा? फ्राइडे। आपको निकालना था 20 दिसंबर, मतलब एक दिन पहले, फ्राइडे के एक दिन पहले क्या आता है? थर्सडे। आंसर हो जाएगा आपका थर्सडे। वैसे आप वैसे भी कर सकते थे, 29 नवंबर आपका थर्सडे था, 29 के बाद एक दिन में महीना खत्म हो जाएगा, एक इधर और 20 इधर, 21 डेज 7 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, मतलब अगर 29 नवंबर थर्सडे है तो वापस क्या आएगा? थर्सडे ही आएगा। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन हमने कर ही लिया था, सम रैट्स आर कैट्स वाला क्वेश्चन। फिर ये जो क्वेश्चन है इसको आपको दोनों तरीके से बता दूंगा। ये कह रहा है कितने पैरेललोग्राम होंगे अगर मैं 4 पैरेलल लाइन से बनाऊंगा अनदर 4 पैरेलल लाइन के साथ, मतलब अगर 4 ऐसी पैरेलल लाइन रही और 4 ऐसी पैरेलल लाइन रही तो उसके बीच में कितने पैरेललोग्राम बनेंगे। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन के दोनों तरीके हैं। अगर पीएनसी से करना चाहो तो 4 पैरेललोग्राम लाइन है, अब रोम्बस 2 लाइन से ही बन पाएगा, तो हो जाएगा 4C2 इंटू अनदर 4th पैरेलल लाइन, मतलब वापस 4C2, ये 2 लाइन और ये 2 लाइन से ही बनेगा। टोटल 4 लाइन है, बट एक पैरेललोग्राम के लिए आपको 2 लाइन की जरूरत है। या तो ये मान लो ए लाइन, ये बी लाइन, ये 1, ये 2, तो ए बी और 1 2 का यूज करके एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो 4 लाइन में से आपको 2 लाइन यूज करनी है, 4 में से 2।
4c2 मतलब NCR वाला फॉर्मूला हो गया ये क्या होता था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इसको आप लिख सकते हो n की जगह क्या है 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल और अगेन 2 फैक्टोरियल r की जगह पे। तो 4 फैक्टोरियल को जब आप ओपन करोगे हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे का एक 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल कर दोगे, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12 और 12/2 कितना होता है 6। जब 4c2 6 आए तो ये 4c2 भी 6 आएगा, तो ये क्या कह रहा है आपको 6 इंटू 6 कितना होता है 36। आंसर हो जाएगा डी 36। बट ये तरीके से बेटर तरीका मैं आपको बताता हूँ। आज के बाद आप एमपीएससी और यूपीएससी में क्वेश्चन देखोगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको बोलेंगे मान लो ये एक स्क्वायर है, आपको बोलेंगे इसके अंदर कितने स्क्वायर है ये काउंट करने के लिए, ठीक है। अब इसको काउंट कैसे करना होता है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। पहले छोटे वाले स्क्वायर से यूज करता हूं। मान लो ऐसा एक स्क्वायर दिया है, आपको बोला है काउंट करने के लिए कितने स्क्वायर आएंगे, ठीक है। तो मान लो ये एक सेकंड, ये एक डब्बा दूसरा डब्बा। अब ये कौन सा फॉर्म है n इंटू एन, जहां कितने रो है 2 रो है और कॉलम कितने हैं 2। अगर ऐसे केसेस में स्क्वायर निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है 1 + 2, कितने 1 + 2 रो इंटू 1 + 2, दोनों को ऐड कर दो। 1 + 2 कितना होगा 3 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 6। इसका फॉर्मूला होता है 1 + 2 इंटू 1 + 2, हाँ सॉरी 9 सॉरी, हाँ 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। 9 स्क्वायर बनेंगे आपके, कैसे, एक तो मान लो एक ये हो जाएगा, एक हो जाएगा ये, तीसरा हो जाएगा ये, चौथा हो जाएगा ये, पांचवा हो जाएगा ये बड़ा वाला जो होता है पांचवा। अब छठवा हो जाएगा एक ये स्क्वायर इस टाइप का, एक सातवां, एक ये आठवां और ये एक नौवां, ऐसे 9 स्क्वायर बनेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो मैं आपको 1 2 3 4 इस टाइप का स्क्वायर अगर देता हूं, तो इसमें अगर कैलकुलेट करना है डायरेक्टली क्या करना है, कितने रोज है 1 2 3 4 ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 4 इंटू यहाँ भी कितना है 1 2 3 4, तो ऐड कर दो 1 + 2 + 3 + 4, 1 2 3 4 कितना होता है 10, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100। तो डायरेक्टली ये मेथड लगाना है, जितने भी रोज होते हैं उसको ऐड कर दो, जितने भी कॉलम होते हैं उसको ऐड कर दो। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 रो मिटा दूं ना, ऐसा कर दूं ना, और अब ये नया वाला रोज कुछ ऐसा हो जाएगा, तो आप इसमें क्या करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 यहां तक तो रहेगा, बट यहाँ पे 1 + 2 ही है, तो ये दोनों को मिटा दोगे आप, बचे हुए को, इंटू हो जाएगा 1 इंटू 2 1 + 2। अब 1 + 2 + 3 + 4 कितना होता था 10 इंटू 1 + 2 कितना होता है 3, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 30, ठीक है। तो अब वापस आइए उस क्वेश्चन पे, आपको कहा हुआ था उस क्वेश्चन में कि 4 पैरेलल लाइंस दे रखी थी आपको, पैरेललोग्राम की 1 2 3 और 4, और ऐसी 4 पैरेलल लाइन दे रखी थी, मान लो ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये और चौथा, ये 4 पैरेलल लाइन और 4 पैरेलल लाइन दे रखी थी आपको। अब काउंट कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, और ये क्या हो जाएगा, लाइन 4 बनी है क्या, हाँ ये हो जाएगा, नहीं एक्चुअल लाइन ज़्यादा हो गई, 4 पैरेलल लाइन बना लो पहले, 1 2 3 और 4, और फिर 4 पैरेलल लाइन बना लो, 1 2 3 और 4, 4 पैरेलल लाइन 4 पैरेलल लाइन बन गए। अब काउंट कीजिए कितना हो जाएगा 1 2 3, ये तो ओपन हो गया, और 1 2 3। अब निकालिए उस तरीके से जैसे हम करते थे, क्या होगा इसका 36 ही आएगा, क्योंकि आप क्या करेंगे वापस 1 + 2 + 3 इंटू 1 + 2 + 3, ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 36। देखो वही पैरेललोग्राम से ऐसे भी 36 आ रहा है, और आप वापस आ जाओ क्वेश्चन पे, हमने जो क्वेश्चन देखा था यही क्वेश्चन है, 36 आ रहा था क्योंकि हमने 4c2 इंटू 4c2 लगाया था। तो अगर
आपको अगर कल को क्वेश्चन आता है कि आपको स्क्वायर या फिर पैरेललोग्राम निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। अब रोम्बस या रेक्टेंगल के लिए अलग है। अगर मान लो मैंने आपको बोला ये रेक्टेंगल है, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा मैंने आपको कुछ रेक्टेंगल दे दिया, ठीक है। इसके लिए ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 1 2 3 4। अगर इसमें स्क्वायर मुझे निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहला इसको निकालने का, दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नहीं एक सेकंड, पेन किधर, इरेजर, पहले ट्रायंगल का देख लेते हैं। अगर मान लो कोई एक ऐसा ट्रायंगल है और आपको काउंट करना है कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो ये अगर ये ट्रायंगल है, ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट बेस, ये क्या हो जाएगा? सेकंड बेस। 1 + 2 कितना होता है? 3। तो काउंट कर लीजिए, ये एक पहला ट्रायंगल, ये एक दूसरा ट्रायंगल और ये क्या हो जाएगा? एक बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। अगर मैं एक और लगा दूंगा तो इस बेस को क्या नाम दे दोगे? 3। तो 1 + 2 कितना होता है? 3 और 3 + 3 कितना होता है? 6। टोटल काउंट कर लीजिए, 1 2 3, ये एक हो जाएगा 4, ये एक हो जाएगा 5 और ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा? 6। अब कितने भी अगर मैं ऐड कर दूं, आपको गिनना नहीं है, बस इसको काउंट करना है। 1 + 2 कितना होता है? 3, 3 + 3 कितना होता है? 6 और 6 + 4 कितना होता है? 10। टोटल 10 ट्रायंगल बनेंगे। बस ये नीचे वाले बेस जितने ऐड होते रहेंगे ना, उसको एक नंबर बढ़ाते जाना है। ये हो जाएगा 5वें नंबर का बेस, ऐसा, ठीक है। ये तो होता है टाइप 1। अब अगर मान लो ये एक ट्रायंगल है, इसको मैंने ऐसे डाइसेक्ट कर दिया। अब वापस क्या करेंगे? 1 2 और ये 1 2, 1 + 2 कितना होता है? 3 और वापस 1 + 2 कितना होता है? 3। टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे? 6। 3 + 3 6। चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा? 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा? 6। बट इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली बेस बनाते जाओ, ऐड करते जाओ। अब मान लीजिए अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ, तो अब क्या हो जाएगा? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, कितना आएगा बताइए? 24। यस, 6 आ रहा है एक लाइन में, टोटल 4 लाइन है, 24। बस आपको ऐड करते रहना। अगर मैं एक और लाइन बना दूंगा तो यहाँ एक्सटेंड हो जाएगा, 4 4 सब में बढ़ जाएगा। एक लाइन का वैल्यू होता है 10, 10 × 4 40, ठीक है। डायरेक्टली लगा देना और अकाउंट करने से बेटर है, तुरंत आ जाता है। ट्रायंगल का ये तरीका होता है। ट्रायंगल में एक इस टाइप का भी आएगा, अब इसमें क्या करना है? इधर नंबर 1 देना है, इधर देना है 2 1 और 2, इधर देना है 1 2 3 और इधर देना है 1 2 3 और 4, ठीक है। वहाँ हम लाइन के नीचे नंबर देते हैं या लाइन के ऊपर देना है? अब बताइए कितना होगा ये? ट्वेंटी आ रहा है। 1 + 2 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10। यस, 20 आ रहा है। अब अगर मैं कितना भी बड़ा बना दूं, इस वाले का हमको पता ही था, नीचे नंबर देना पड़ता है 1 2 3 4 5 और लेवल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 काउंट करो, इंटू 5 कर दो। 1 2 3 4 5 कितना होगा? 15। 15 × 5 कितना होगा? 75। 75 टोटल ट्रायंगल बनेंगे। बड़े वाले में भी कितना भी बड़ा कर दूं, बट अगर जैसे मैं इसमें वो वाला डायग्राम बना दूं, अगर
नहीं, आज 4 ही बनेंगे। अब हम क्या करते हैं, नंबर ऊपर डालते थे 1, ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। यस, अब बताइए कितना होगा इसका सम। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये बस इसी पे 55 1 3 6 10 15, ये हो जाएगा 15 + 10 25, 25 + 10 35। 55 कैसे? नहीं 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 नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर रेक्टेंगल है, स्क्वायर वाला देखा था हमने, स्क्वायर वाले में क्या करते हैं, पहले सबको ऐड कर लेते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं रो और कॉलम। अगर मान लीजिए ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का फॉर्म क्या है, n × n, 4 × 4 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n। अगर रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है तो पहले 4 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस दोनों में से एक माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1। 4 × 4 कितना होता है 16, 16 + 9, 9 + 4 + 1, 16 + 9 कितना हो जाता है 25, 25 + 4 29, 29 + 1 30। 30 रेक्टेंगल होंगे। वेरीफाई करना है, कर लेते हैं। छोटे वाले में करते हैं, बड़े वाले में टाइम लगेगा। मान लो ऐसा मैं रेक्टेंगल देता आपको 1 2 और 2 का, ये अगेन 2 × 2 वाला फॉर्म है, 2 रो 2 कॉलम, तो इसको आप फॉर्मूला लिखोगे 2 × 2, दोनों से वापस 1 × 1 माइनस करोगे, हो जाएगा 1 × 1। अब 1 × 1 क्या 0 ही आता है तो रुक जाना है, 1 × 1 लास्ट होता है। 2 × 2 कितना होता है 4, 4 + 1 कितना होगा 5। चेक कर लीजिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये बड़ा वाला 5, 5 टोटल रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, ये हमने कर ही लिया था। एक नंबर 4 से डिवाइड होता है, एक 6 से। मैंने आपको कहा था एलसीएम लेने के लिए 4 और 6 का 12 आ रहा था, हमने देखा था 1 to 100 के बीच में 8 ऐसे नंबर है जो 12 के एलसीएम में आ जाते हैं। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा इसका 8। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है, व्हेन अ रनर वाज क्रॉसिंग 12 किलोमीटर मार्क शी वाज इन्फॉर्म दैट शी हैज कंप्लीटेड 80% ऑफ द रेस। 12 किलोमीटर को किसके बराबर कर दिया 80% के, तो 100% क्या होगा 15 किलोमीटर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है राजू के पास कितना पैसा है 9000। राजू को मोबाइल खरीदना था, याद है हमने किया था, टोटल मोबाइल आया था 12000 का, उसने दोस्त से 2000 रुपये लिए। 2000 रुपये लेने के बाद भी उसके 1000 रुपये कम पड़ रहे थे, तो ये हो जाएगा राजू स्टिल डज नॉट हैव इनफ अमाउंट टू बाय द हैंडसेट। अभी ये क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। ये कह रहा है 2002 में मीनू की एज क्या थी, 1/3 एज ऑफ मीरा। पहले ऑप्शन से देख लेते हैं, ऑप्शन से इजी जाएगा। मान लो पूछा है व्हाट इज द मीनूज ईयर ऑफ बर्थ। अगर मीनू का ईयर ऑफ बर्थ अगर मैं 1992 लेता हूँ मीनू का, मीरा का, अब क्या कह रहा है 2002 में मीनू की एज क्या थी 1/3 ऑफ एज ऑफ मीरा। अगर मीनू 1992 में बर्थ हुई थी तो 2002 में उसकी एज कितनी हो जाएगी, 1992 में उसकी एज होगी 0, 2002 में उसकी एज क्या हो जाएगी 10। रुको इसको ढंग से बनाने दो। अरे यार, क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2002 में मीनू की एज वॉज 1/3 ऑफ द एज ऑफ मीरा। अगर मानते हैं मीनू का जन्म 1992 में हुआ था, तो उस टाइम कितने साल की थी 0 इयर्स की। 2002 में मीनू कितने साल की हो जाएगी 10 साल की।
अगर मीनू जो 10 साल की है, मीरा की एज क्या हो जाएगी 1/3, मतलब मीरा कितने साल की हो जाएगी 30 साल की, मीरा की एज 3 टाइम्स हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है वेयर इज इन 2010, ये कब था 2002 में, 2002 में 10 साल की हो गई थी मीरा, 2010 में 8 साल मतलब और आगे, तो ये कितने की हो जाएगी 18 की, और यहां भी 8 साल बढ़ा देंगे दैट इज 38। वो कह रहा है मीनूज एज वॉज हाफ ऑफ द एज ऑफ मीना, क्या हाफ हो रहा है 1838 का, नहीं, तो 1992 हमारा ऑप्शन नहीं है। मान लीजिए सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि उसका बर्थ कब हुआ था 1994 में। अगर मान लीजिए 1994 में उसका बर्थ हुआ था तो 2008 में कितने साल की, 2002 में कितने साल की हो जाएगी 8 साल की। अब क्योंकि ये 3 टाइम्स है मीरा, तो मीरा कितना हो जाएगी 8 3 जा 24। अब 1994 की बात है, 2002 में वो 8 साल की हो गई, 2010 में कितने साल की हो जाएगी, वापस 8 जोड़ दीजिए इसमें, 8 + 8 कितना होगा 16। अब इसमें 8 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 32, 24 + 8 32। पढ़िए 2010 में क्या लिखा है, मीनू एज वॉज हाफ द एज ऑफ मीरा, 32 का एग्जैक्टली हाफ होता है 16, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 1994। हमने कुछ नहीं किया, हमने मीनू का एज पकड़ा 2002 में पहले, कि पहली कंडीशन ये थी, पहले हमने ये पकड़ा 1992 में उसका बर्थ था, फेल हो गया, हमने पकड़ा अगर 1992 में उसका बर्थ हुआ रहता तो 2002 में मीनू कितने साल की रही थी 8 साल की, और क्योंकि 3 टाइम मीरा थी तो मीरा हो जाएगी 24 की। सेम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, 8 प्लस ऐड कर देंगे तो कंडीशन वेरीफाई हो रही थी, तो आंसर हो जाएगा 1994। अगर मेरा आंसर हो गया तो बाकी मैं क्यों चेक करूँ, ठीक है 1994 हो जाएगा मेरा आंसर। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकंड, ये क्वेश्चन कह रहा है राकेश और राजेश के पास टुगेदर अगर देखोगे तो कितने बॉल है, 10 बॉल है और 10 रैकेट है। वो कह रहा है राकेश ने कितने रुपये स्पेंड किए 1300 और राजेश ने कितने स्पेंड किए 1500, मतलब 10 बॉल प्लस 10 रैकेट दोनों अगर खरीदेंगे तो 1300 + 1500 रुपये आ जाएगा, मतलब 2800, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर 10 से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा बॉल प्लस रैकेट कितना हो जाएगा आपके पास 280। अगर पूरे को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 10 बॉल हट जाएगा, 10 रैकेट हट जाएगा, 2800 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 280 आ जाएगा। आगे पढ़िए क्या लिखा है, इफ ईच बॉल है, मतलब आर किसके बराबर हो जाएगा 3b के, ये इक्वेशन हो जाएगा। तो आर की जगह मैं 3b डाल दूंगा, b + 3b = 280। यहाँ आर की जगह मैंने 3b डाल दिया, 3 टाइम्स बॉल, तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स बॉल = 280। तो बॉल आपके पास क्या हो जाएगा 280/4, तो बॉल कितना हो जाएगा आपके पास 70 रुपये। 70 रुपये की वैल्यू जब यहाँ डालेंगे तो आर कितना हो जाएगा 280 - 70 यानी 210 रुपये। तो रैकेट का प्राइस कितना आया, पूछा है व्हाट इज द प्राइस ऑफ रैकेट, 210 रुपये। ठीक है, बहुत सिंपल है। पहला इक्वेशन हमने पकड़ा, 10 बॉल खरीदे थे और 10 रैकेट खरीदे थे और प्राइस कितना मिला के दोनों ने दिया था 2800 रुपये, 1300 + 1500। अब सेकंड कंडीशन 10 से डिवाइड कर लिया तो ये आ गया। नेक्स्ट कंडीशन ये दे रखी थी एक रैकेट का जो प्राइस है वो 3 बॉल के बराबर है, तो R = 3 बॉल हो जाएगा। इक्वेशन में डाल दूंगा, इक्वेशन सॉल्व करूंगा, मुझे रैकेट का प्राइस मिल जाएगा 210 रुपये। अरे यार ये वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कॉन्फ्रेंस में कितने लोग थे 100 लोग, उसमें से 70 क्या है इंडियंस। अब अगर 60 टोटल क्या थे वेजिटेरियन थे तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। 100 लोग थे, 70 क्या थे इंडियंस, 30 क्या हो जाएंगे फॉरेनर, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट पढ़िए क्या कह रहा है, 60 लोग अगर वेजिटेरियन थे तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है
पहला मान लेते 60 लोग अगर वेजिटेरियन है, तो पहला कंडीशन ये कि 30 के 30 क्या है, वेजिटेरियन है फॉरेनर, और 0 नॉन वेजिटेरियन है ऐसा। और इंडियंस में अगर 30 वेजिटेरियन यहाँ है तो बचे 30 वेजिटेरियन यहाँ होंगे, क्योंकि 60 वेजिटेरियन थे टोटल, तो यहाँ मान लेता हूँ 40 लोग नॉन वेज खाते हैं और 30 लोग क्या खाते हैं, वेज। ये हो जाएगा कंडीशन 1। तो कंडीशन 1 के हिसाब से क्या कह रहा है, एटलीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन। चेक कर लीजिए 30 इंडियन पार्टिसिपेंट वेजिटेरियन है। सेकंड कंडीशन अगर मैं ये भी मानता ना कि यहाँ 30 से अगर कम भी हो जाएंगे, मतलब कुछ मान लो नॉनवेज अगर खाने वाले 10 हो, यहाँ 20 हो, स्टिल यहाँ वेजिटेरियन बढ़ जाएंगे, 30 की जगह 40 हो जाएंगे। तो पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है कि 30 लोग क्या है, वेजिटेरियन है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ने के लिए यार, पहला स्टेटमेंट तो हमारा कंफर्म हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़िए, वो क्या कह रहा है, एटलीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, पहले कंडीशन ने क्या पकड़ा था, 60 अगर वेजिटेरियन है तो 30 के 30 यहाँ पे। ठीक है, अब मैं ऐसा मानता हूँ 60 के 60 क्या है, इंडियन ही वेजिटेरियन है। तो बचे हुए कितने लोग हैं, 10 इंडियंस है, वो क्या हो जाएंगे, नॉन वेजिटेरियन। और यहाँ पे जो बचे हुए 30 फॉरेनर ये क्या हो जाएंगे, नॉन वेजिटेरियन। अब चेक कीजिए क्या कह रहा है, एटलीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर नॉन वेजिटेरियन। 10 है इंडियन, क्योंकि 60 अगर वेजिटेरियन है, बचे हुए 70, 10 तो नॉनवेज आएंगे। तो पहला भी कंफर्म हो गया, दूसरा भी कंफर्म हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, 10 मिनिमम इंडियन नॉनवेज होंगे ही होंगे किसी भी केस में, और 30 लोग मिनिमम वेजिटेरियन होंगे ही होंगे किसी भी केस में। ठीक है, ये रेड फ्लोर वाला हमने कर लिया था। मैंने आपको बताया था 4 फ्लोर है, 2 पेंट करने, उसमें से तीसरी कंडीशन दे रखी थी, पहला और पांचवा रेड है, तो बाय डिफ़ॉल्ट बचे हुए हैं 3 कलर यूज़ करेंगे। इसका हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट 3 सफिशिएंट। ये भी हमने कर लिया था, PQR 3 टाउन है, 60 किलोमीटर इधर था, 80 इधर था। हमने ऐड किया था, पाइथागोरस लगाया था, 3600 प्लस 6400 100 किलोमीटर आ रहा था, मतलब ये वाला केस है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर आप करोगे कह रहा है PQR जो है 3 टाउन है, P और Q के बीच में डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर, और Q कहाँ पे है, वेस्ट ऑफ P में, P के वेस्ट में है Q, और ये कितना दे रखा है 60, और R क्या है, R इज इन साउथ ऑफ P, R यहाँ पे, और R कितना डिस्टेंस पे, 80। आपको ये निकालना था, मैंने क्या कहा था, पाइथागोरस लगा दीजिए, 80 का स्क्वायर मतलब 6400 प्लस 60 का स्क्वायर दैट इज 3600, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10,000, 10,000 किसका स्क्वायर है, 100 का, आंसर हो जाएगा आपका डी। अब ये वाला करते हैं, पहला डेटा आपसे कह रहा है कुछ मेंबर थे जो होटल में रुके थे मुंबई में, उसमें से पहले दिन 80 लोग कहाँ गए शॉपिंग के लिए, और 50% कहाँ गए साइट सीइंग के लिए, और 10% लोग कहीं गए नहीं, होटल में रुके। ठीक है, तो 100 लोग गए, इसमें से 10% लोग नहीं गए अगर, तो टोटल लोग कितने गए थे, 90% लोग घूमने गए थे। ठीक है, 90% लोग घूमने गए। अब वो कह रहा है उसमें से 80% जो है वो शॉपिंग करने गए। ठीक है, और 50% लोग जो है वो साइट सीइंग करने गए। 80 प्लस 50 कितना होता है, 130, 130% दोनों मिला के, और गए कितने लोग थे 90%, 130 में से 90 माइनस करूंगा कितना आएगा 40%, तो ये कॉमन क्या हो जाएगा 40%। गए 90% लोग थे, जिसमें से कुछ लोगों ने शॉपिंग भी करी और कुछ लोगों ने साइट सीइंग भी करी। समझ गया कैसे, टोटल 80% शॉपिंग के लिए गए थे, 50% साइट सीइंग के लिए गए थे, दोनों मिला के कितने लोग हो गए 130%। बट एग्जैक्टली मेरे पास कितने लोग गए थे 90% ही, तो दोनों को माइनस कर दूंगा 40%। पहला ऑप्शन पढ़े क्या कह रहा है, 40% मेंबर्स वेंट फॉर शॉपिंग एज वेल एज साइट सीइंग, दोनों किया था, एग्जैक्टली आ रहा है हमारा, पहला हो जाएगा करेक्ट, ये हो जाएगा 40%। अगला कह रहा है 20% मेंबर वेंट फॉर शॉपिंग ओनली, टोटल शॉपिंग कितने लोगों ने की 80%,
अब मिक्स कितने थे इसमें 40%, 80 माइनस 40 कितना हो जाएगा 40%, तो गलत हो जाएगा सेकंड वाला। कह रहा है 20% लोग ही सिर्फ शॉपिंग करने गए थे, बट 40% लोग ही ऐसे थे जो सिर्फ शॉपिंग कर रहे थे, क्योंकि 80% टोटल शॉपर्स थे, जिसमें से 40 कुछ मिक्स वाले भी थे, तो बचे कितने 40%। सेकंड हो जाएगा रॉन्ग, आंसर हो जाएगा 1 ओनली, कि सिर्फ मेरे पास 40 ऐसे परसेंट लोग थे, 20% ऐसे 40% ऐसे लोग थे जो शॉपिंग करने गए हुए। ठीक है, इसको इस टाइप से वेन डायग्राम से भी आप बना सकते हो। ये क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है, इन अ स्कूल 60% 60% जो बच्चे हैं वो क्या खेलते हैं, क्रिकेट। अ स्टूडेंट हु डज नॉट प्ले क्रिकेट प्लेज फुटबॉल। कोई ऐसा बच्चा है अगर वो अगर क्रिकेट नहीं खेल रहा है तो क्या खेल रहा है, फुटबॉल। आगे कह रहा है एवरी फुटबॉल प्लेयर हैज गॉट अ 2 व्हीलर। अब पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन, कौन सा इसमें से सही नहीं है। ठीक है, सबसे पहला कह रहा है 60% ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट हैव 2 व्हीलर। अब स्टेटमेंट ये पढ़े लिखा है 60% स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, और जो क्रिकेट नहीं खेलता है फुटबॉल खेलता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या राइट होगा, नहीं। 60% ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट हैव 2 व्हीलर, किसने कहा कि क्रिकेटर्स के पास 2 व्हीलर नहीं है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, बस इतना लिखा है एवरी फुटबॉल प्लेयर हैज अ 2 व्हीलर। ये तो कहीं नहीं लिखा है क्रिकेट प्लेयर के पास फुटबॉल नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। लिखा है नो क्रिकेटर हैज अ 2 व्हीलर, ये कहीं लिखा ही नहीं है, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। और तीसरा लिखा है क्रिकेट प्लेयर्स डू नॉट प्ले फुटबॉल। पढ़ो क्या लिखा है, एवरी स्टूडेंट हु डज नॉट प्ले क्रिकेट प्ले फुटबॉल। जो क्रिकेट नहीं खेलता है वो फुटबॉल खेलता है, बट ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो फुटबॉल नहीं खेलता वो क्रिकेट खेलता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एवरी स्टूडेंट हु डज नॉट प्ले क्रिकेट प्लेयर्स डू नॉट प्ले फुटबॉल। ये तो कहीं नहीं लिखा है ना, बस ये लिखा है कि जो क्रिकेट नहीं खेलता है वो फुटबॉल खेल रहा है। ये कहाँ लिखा है कि जो क्रिकेट खेल रहा है वो फुटबॉल नहीं खेलेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कुछ लोग दोनों खेलते होंगे, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, ये भी दिया नहीं, ये भी नहीं दिया है। क्वेश्चन में बस क्या दिया हुआ है, मान लो आप क्रिकेट नहीं खेलते तो आप फुटबॉल खेलोगे, बट ये आपसे क्या पूछ रहा है, जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो फुटबॉल नहीं खेलते, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। बस ये लिखा हुआ है जो क्रिकेट नहीं खेलता वो फुटबॉल खेलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, क्योंकि तीनों गलत है, लिखा है कैन नॉट। ठीक है, इसीलिए अगर कैन लिखा होता तो नन होता, कौन सा सही होता इसमें से तब। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था। इन एन एग्जामिनेशन वाई हैज स्कोर्ड 20 मार्क्स मोर देन बी, इफ बी हैज स्कोर्ड 5% लेस मार्क्स देन ए, देन हाउ मच हैज बी स्कोर्ड। मैंने कहा था 20% मार्क्स किसके बराबर कर देना, 5% के, तो 1% कितना आ जाएगा 4 के बराबर, 100% कितना हो जाएगा 400 के बराबर। अगर 400 से 20 मार्क्स कम स्कोर किए तो बी का स्कोर कितना हो जाएगा 380। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, अभी ये कर लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, रेशियो ऑफ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर टू अ नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग इट डिजिट इज 4:7। मान लो कोई नेचुरल नंबर आपके पास x y है, जैसे मान लेते हैं 27 है, तो इसको आप क्या लिखते हो, 2 × 10 प्लस 1 × 7, टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस में कन्वर्ट करते हो, ऐसा ही करते हो 2 × 10, तो आप x को क्या लिखोगे, x × 10, x क्या है 10th प्लेस है, और y क्या है यूनिट प्लेस है, तो y × 1 ऐसा ही लिखोगे। जैसे 17 को हम क्या लिखते हैं, 17 यूनिट प्लेस है तो 1 × 10 प्लस 7 × 1, क्योंकि ये है 10th प्लेस और ये है यूनिट प्लेस। वैसे ही आप x को किससे मल्टीप्लाई करोगे 10th प्लेस से, और y को किससे मल्टीप्लाई करोगे यूनिट प्लेस से, तो ये xy हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर इसको रिवर्स कर दूंगा, रिवर्स मतलब yx, तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा y × 10 प्लस 1 × x, ऐसा हो जाएगा। उसका रेशियो दिया है 4:7। रेशियो लिख लीजिए, पहला है आपके पास 10x प्लस y और दूसरा है आपके पास 10y प्लस x, यही आ रहा है। ये किसके बराबर है 4:7 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 70x प्लस 7y इज इक्वल टू 40y प्लस 4x, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 70x माइनस 4x इज इक्वल टू 40y माइनस 7y, ये हो जाएगा आपके पास 66x इज इक्वल टू 33y, ऐसा हो जाएगा। अब x इज टू y का रेशियो लोगे तो ये क्या हो जाएगा 1:2 का,
33/66 हो जाएगा, y इधर आएगा, ये इधर आएगा, 33/66 1:2 हो जाएगा। मतलब आपके पास अगर x 1 है तो y क्या हो जाएगा 2, ऐसा कुछ, ठीक है। अब आपको बताना है नंबर ऑफ सच पेयर इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर। तो नंबर ऑफ सच पेयर क्या हो जाएंगे, एक तो अगर x 1 है तो y क्या हो जाएगा 2 पहला नंबर, x अगर 2 है तो y क्या हो जाएगा 4, x अगर 3 है तो y क्या हो जाएगा 6, x अगर 4 है तो y क्या हो जाएगा 8, बट 5 नहीं ले सकते क्योंकि जैसे ही 5 लेंगे x, y क्या हो जाएगा 10, तो क्या 2 डिजिट रहेगा नहीं। तो कितने नंबर हो गए 12, 24, 36, 48, 4 नंबर हो गए, आंसर हो जाएगा 4। हमने क्या किया, अगर इन शॉर्ट वापस बताओ आपको, हमको ये दे रखा था कि कोई एक्स वाई अगर नंबर है और इसको रिवर्स कर देंगे वाई एक्स, तो ये हो जाएगा 4:7। एक्स वाई को लिखने का तरीका हमने बदल दिया। जैसे एक्स वाई को क्या लिखते हैं हम 10x प्लस वाई, जैसे मान लीजिए 17 है, 17 को 10 + 7 लिखते हैं ना आप, या फिर 27 को आप क्या लिखते हैं 20 + 7, ऐसा ही इसको लिख दिया 10x प्लस वाई, ठीक है। 10 का मल्टीपल इंटू वाई और नीचे वाला हो जाएगा 10y + x, ये हो जाएगा 4:7। फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे पता चलेगा x:y का जो रेशियो है वो 1:2 का रेशियो है। मतलब कोई ऐसा नंबर जिसमें 10th प्लेस पे जो नंबर हो यूनिट प्लेस का हाफ हो, ऐसा। तो एक तो हो सकता है नंबर 12, नेक्स्ट नंबर हो सकता है 24, नेक्स्ट हो सकता है 36 और नेक्स्ट हो सकता है 48, ठीक है। अब आप रिवर्स भी करके देख लो, 12 का रिवर्स करोगे तो क्या होगा 21, 12:21 जब आप करोगे इसको 3 से डिवाइड कर लो, ये क्या हो जाएगा 4:7 ही तो आएगा, यही रेशियो आ रहा है। सेम आप 24 को कर लो, 24 का रिवर्स क्या होगा 42, 24 और 42 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे ये क्या हो जाएगा 4:7 ही आएगा। कोई भी नंबर को कर लो, ठीक है। तो आपके पास ऐसे 4 नंबर आते हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा हमारा बी। 34 हमने देख ही लिया। अब ये 35 करते हैं, ये भी अगेन एलसीएम का क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन कह रहा है 2 लोग हैं, सीता है और गीता है, ये दोनों किसके लिए जाते हैं स्विमिंग के लिए। आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी 2 days एंड एवरी 3 days, हर 2 या 3 दिन के गैप पे सीता और गीता जाती है। मतलब पहली बार सीता अगर 1 जनवरी को गई है तो 2 दिन का गैप छोड़ के, मतलब 2 और 3 को छोड़ के 4 को जाएगी, फिर 2 दिन का गैप छोड़ के 5 और 6 को छोड़ के कब जाएगी 7 को, फिर 2 दिन का गैप छोड़ के जाएगी 10 को, फिर 2 दिन का गैप छोड़ के जाएगी 13 को, क्योंकि सीता हर 2 दिन के गैप में जाती है। अब देखते हैं गीता का। गीता अगर 1 तारीख को गई थी, वो अब कितने दिन के गैप पे जाती है 3 दिन के। तो अगर सीता 1 तारीख को गई, 3 दिन का गैप मतलब 5 को जाएगी, फिर 3 दिन का गैप मतलब 9, 6, 7, 8, 9 को जाएगी, फिर 3 दिन का गैप मतलब 10, 11, 12, 13 को जाएगी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है इफ बोथ ऑफ देम वेंट ऑन 1 जनवरी फॉर अ स्विमिंग टुगेदर, व्हेन विल दे गो टुगेदर नेक्स्ट, वापस कब साथ जाएंगे। चेक करो, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 13, वापस वो लोग कब जाएंगे 13 जनवरी को। आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। क्योंकि 2-2 दिन का गैप इसमें ले लिया, 3-3 दिन का गैप इसमें ले लिया और चेक कर लिया अगर 2 दिन के गैप में ये जा रही है, 3 दिन के गैप में ये जा रही है वापस, मतलब एलसीएम वैसे भी चेक कर सकते थे। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12, चेक कर लोगे तो, ठीक है। मतलब वैसे तो 6 भी होता है इसमें, बट 6 का मल्टीपल 7th आ जाएगा तुरंत, बट उसमें फेल हो जाएगा क्योंकि अभी हम ऐसा सोच रहे हैं 2 और 3 का एलसीएम लेना है। बट अगर मैं आपको ये कह रहा हूं ना कि गैप कितने दिन का है 2, तो मतलब 1 के बाद कब जा रहा हूं मैं 4 को, डिफरेंस कितने का है 3 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का है 4 का। तो एलसीएम में किसका लूंगा 3 और 4 का, और 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12। तो 1 के बाद 12 कब ऐड करेंगे तो क्या होगा 13, वैसे भी कर सकते थे, ठीक है। मिस्टेक उन्होंने 7 जनवरी यहाँ क्यों दिए पता है क्या, लोग यही सोचेंगे 2-3 दिन, डायरेक्ट 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे 6, 1 और 6 डायरेक्ट ऐड करेंगे तो 7 आएगा। बट आप 2-2 दिन का गैप लेके चेक कर लो, 5 के बाद सीधा 9 को आएगी और ये 7 को आ रही है। तो अगली बार ये कब मिलेंगे 13 तारीख को।
अब ये क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई और जेड क्या है, तीन कंटेस्टेंट है, वो रेस में भाग रहे हैं। कितनी बड़ी रेस, 1000 मीटर की। वो कह रहा है अज्यूम कीजिए कि तीनों यूनिफॉर्म स्पीड से भाग रहे हैं, मतलब एक जैसी स्पीड से। पहला दे रखा है एक्स जो है वाई को कितने का स्टार्ट देता है, 40 मीटर का। मतलब एक्स मान लीजिए अगर 1000 मीटर पहुंच जाएगा तो वाई अभी भी कहाँ होगा, 960 मीटर पे। वो रेस में देखा होगा अपने, लोग आगे पीछे खड़े रहते, दैट इज स्टार्ट, कि एक पहले भाग गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, x gives z a start of 64 मीटर। मतलब x अगर मान लीजिए 1000 मीटर पे पहुंच जाएगा तो y कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 64, सॉरी z लिखा हुआ है ना, हाँ। x gives z a start of 64 मीटर, तो x अगर 1000 हो जाएगा तो उस टाइम पे z कितना होगा, 936। 64 में माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है y और z अगर भागेंगे 1000 मीटर का रेस का तो y कितने z को स्टार्ट देगा। अब x से x 1000 कॉमन है, हटा दीजिए, y और z को लिखेंगे तो y कितना था आपके पास, 960, और z कितना था आपके पास, 936। कॉमन देखिए, कुछ कॉमन है, हाँ 24 से डिवाइड हो रहा है, दोनों 24 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 24 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 39, ठीक है। तो ये y इस टू z का रेशियो जो है आपके पास, ये कितना है, 40 इस टू 39 का रेशियो है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भागना कितना है, 1000 मीटर। 1000 को जब 40 से डिवाइड करेंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा, 25 का। 25 इंटू 40 1000 होता है, तो जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 कितना हो जाएगा आपके पास, 1000, और 39 कितना होगा, 975। डिफरेंस कितने का हो गया, 25 का। चेक कर लीजिए बी। वैसे भी देख लीजिए, जब 40:39 का रेशियो है ना और 1000 मीटर दौड़ना है तो 1000 40 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, और ये इससे कितना कम था, एक ही कम था। अगर ये 38 होता ना तो कितने का स्टार्ट देता, 50 का, इंटू 2 कर देते 25, ठीक है। वैसे भी देख लेते, 1000 हो जाता और यहाँ आ जाता 950, तो 25 की जगह क्या हो जाता, 50, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 25 मीटर का स्टार्ट देगा वो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, x जो है मेरा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना है, 25, एंड y इज लेस देन और इक्वल टू 40, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट, ठीक है। मैं ऐसा मानता हूँ x मेरा 25 से बड़ा है तो x को मैं मान लेता हूँ 30, और y भी मेरा क्या है, 40 से कम है, ठीक है। तो मैं y को मान लेता हूँ कुछ 35, ठीक है। अब पहला कह रहा है x इज ग्रेटर देन y, क्या x y से बड़ा है, बिल्कुल नहीं। 30 जो है मेरा वो 35 से तो छोटा ही है, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 15, मतलब 35 माइनस 30 क्या होना चाहिए, 15 से बड़ा होना चाहिए, क्या है, नहीं। तीसरा कह रहा है y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15, 35 माइनस 30 जो है 15 या 15 से कम होना चाहिए, बिल्कुल सही। 35 माइनस 30 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो तीसरा मेरा क्या हो जाएगा, सही। और चौथा कह रहा है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, 30 प्लस 35 अगर मैं करूंगा ये कितना होता है, 65। इस केस में ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रहा है, बट अगर मान लीजिए मैं 35 की जगह 33 ले लेता तो भी कंडीशन मैच कर जाती। कैसे, 33 30 से बड़ा है, x जो है मेरा ग्रेटर देन y है, वो गलत हो जाएगा क्योंकि y मेरा बड़ा है। मतलब मान लीजिए मैं y को क्या ले लेता, 33, तो y मेरा x से बड़ा है, पहला फिर रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड चेक कीजिए, y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 15, 33 माइनस 30 करूंगा अभी भी 3 है, 15 से तो बड़ा नहीं है, बट थर्ड वाला हमेशा राइट रहेगा, y माइनस एक्स हमेशा 15 से कम ही रहेगा। अब खुद सोचिए ना, एक नंबर जो है वो कह रहा है वो 25 से बड़ा ही रहेगा, कम नहीं होगा, और एक 40 से कम ही होगा। अगर 40 से कम ही होगा और एक 25 से बड़ा ही होगा तो दोनों के बीच में हमेशा डिफरेंस जो होगा वो 15 से कम का ही होगा, 15 से बड़ा कभी होगा ही नहीं। क्यों, ये नंबर 25 के नीचे नहीं आ सकता और ये 40 के ऊपर जा नहीं सकता, मतलब ये कभी 41 नहीं हो सकता और ये कभी 24 नहीं हो सकता। तो 40 और माइनस 24 तभी 15 से ऊपर का डिफरेंस आएगा, तो ये वाला तो वैसे भी नहीं हो सकता और ये वाला हर केस में फॉलो होगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर सी। अब ये वापस एक एज वाला क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन में दे रखा है ईना जो है वो कब पैदा हुई थी, 4 साल आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज। अब उसकी मम्मी जो है वो 3 साल छोटी है उसके पापा से और 24 ईयर्स ओल्डर देन एना। अब एना अभी कितने साल की है, 13 साल की। तो मैं ऐसा बना लेता हूँ, एना है ये इसकी मम्मी है और ये इसके पापा है। एना अभी जब शादी हुई थी तब का, जब पैदा हुई थी तब का, और अभी प्रेजेंट में कितना है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, एना की प्रेजेंट एज कितनी है, 13 साल। तो यहाँ मैं एना का लिख दूंगा 13 ईयर्स। अब आगे पढ़े क्या लिखा है, हर मदर इज 3 ईयर्स यंगर देन हर फादर एंड 24 ईयर्स ओल्डर देन ईना। मतलब उसकी मम्मी 24 साल बड़ी है ईना से, तो 13 + 24 कितना करेंगे तो हो जाएगा 37। और उसकी मम्मी उसके पापा से कितने साल छोटी है, 3 साल, तो उसके पापा हो जाएंगे 40 ईयर्स के। ऐसा। अब आप चेक करेंगे तो लिखा है हाँ, अब 13 साल पहले ईना पैदा हुई थी, तो 13 साल पहले अगर जब ईना पैदा हुई थी, पैदा होते टाइम कितने साल की होगी, 0। 13 माइनस कर दोगे 37 में, तो ये कितना हो जाएगा 24। और उसकी पापा कितने साल के थे उसके, 27 साल के। मतलब ईना अभी 13 साल की है, बट जब पैदा हुई थी तो 0 ईयर्स की होगी। जस्ट पैदा हुई थी उसकी मम्मी होंगे 24 ईयर्स के और पापा होंगे 27 के। अब ये भी लिखा है ईना जो है वो शादी के 4 साल बाद पैदा हुई, तो ईना की मम्मी उस टाइम पे कितने ईयर्स की थी, 20, और पापा कितने के हो जाएंगे, 23 साल के। आपको यही पूछा है कि जब ईना के पापा की किस साल में मैरिज हुई थी, क्वेश्चन यही पूछा है। आंसर क्या हो जाएगा, ईना के पापा की मैरिज हुई थी 23 साल में, आंसर हो जाएगा 23। हमने क्या किया, सबसे पहले प्रेजेंट एज लिख दी ईना की, उसके बाद दे रखा है मम्मी उससे 24 साल बड़ी है, तो 13 + 24 37, पापा 3 साल बड़े हैं तो 37 + 3 40। अब जब ईना पैदा हुई थी तो 13 साल पीछे चले जाएंगे, तो ये 37 का हो जाएगा 24, ये 40 का हो जाएगा 27। अब उनकी शादी का भी एज पूछा था, तो शादी 4 साल पहले हुई थी ईना, मतलब पैदा होने के 4 साल पहले ईना के, तो 4 माइनस कर देंगे दोनों से तो हो जाएगा 20 और 23। ये भी हमने देख लिया था 8 मोबाइल फ़ोन वाला क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था 8 मोबाइल फ़ोन 1000 में खरीद पा रहा है, डिस्काउंट कितने का मिला कि 10 के तो 20% आया था। और ये एवरेज वाला भी क्वेश्चन देख लिया था हमने, देखा था 53 को गलती से क्या पढ़ लिया था 83, तो नया वाला एवरेज कितने का आएगा, तो हमने इसका आंसर देखा था, दैट इज 39.7। ठीक है, हर एक में। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है 100 बच्चों का एवरेज था आपके पास 40। क्वेश्चन ये कह रहा है बाद में पता चला कि एक स्टूडेंट के मार्क्स कितने हो गए थे, 53, जिसको गलती से क्या पढ़ लिया था 83। अब डिफरेंस कितने का है, 30 का। कितने बच्चों का डिफरेंस आ रहा था, 100 का, तो एक बच्चे पे कितने का डिफरेंस आएगा, 0.3 का डिफरेंस करेंगे, 30 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.3। अब अगर 40 आ रहा था और डिफरेंस 0.3 का आ रहा है, तो 40 में से 0.3 माइनस करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 39.7। अगर उल्टा दिया होता ना क्वेश्चन कि स्टूडेंट के मार्क्स 83 थे और आपने गलती से पढ़ा होता 53, तो हम क्या करते हैं यहाँ 30 प्लस में लेते, क्योंकि मार्क्स ज़्यादा थे आपने कम किए, तो उसके मार्क्स एक्चुअली में ज़्यादा थे, पॉजिटिव में लेते, +3 ऐड करते, आंसर हो जाता 40.3। बट यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ क्या वो इसके मार्क्स ही उसको 53 मिले थे और आपने उसके मार्क्स बढ़ा के गिने, 30 मार्क बढ़ा के, इसलिए सब पे कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है x की जगह पे क्या आएगा। सबसे पहले 132 में से अगर 129 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3। 129 से 124 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5। फिर अगर 125 में से 117 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7। 117 में से 106 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11। अब 9 तो नहीं आया, तो आप चेक कीजिए 3, 5, 7 और 11, ये क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर 9 आ जाता तो प्राइम नंबर की सीरीज नहीं रहती। तो 106 में से अगर 93 माइनस करेंगे तो 13 आ रहा है, 13 भी क्या है, प्राइम नंबर। 13 के बाद अगला प्राइम नंबर कब आता है, 17। 93 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 76।
आंसर क्या हो जाएगा आपका C76। इन्होंने क्या किया, प्राइम नंबर की सीरीज बना दी, इसलिए पूरा निकालना पड़ा। कितने बार क्या होता है, बच्चे सोचते हैं 3 है, 5 है, 7 है, अगला 9 होगा, फिर 11 होगा और 13 होगा। गलती से 93 में से 13 माइनस करेंगे तो 80 आना चाहिए, बट 80 ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो वैसे भी ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने प्राइम नंबर की सीरीज फॉलो की थी। ठीक है, अब इसमें भी यही पूछा है आपको कि ये वाले x की जगह पे क्या आएगा। अब ऑप्शन दे रखा है, सबसे पहले सीरीज देखिए, इसमें क्या किया है, पहले, तीसरे, पाँचवें और सातवें को एक साथ लेके आए। मतलब ये है 4, 16, 36 और 64, और इन सबको साथ लेके आए हैं ऐसा। मतलब ये हो जाएगा 196, 144, 100 और x। अब ऊपर वाला आप चेक करेंगे तो सब के सब क्या है, स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 6 किसका, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, और 64 किसका है, 8 का। यहाँ देखेंगे तो 196 किसका स्क्वायर है, 16 का, 144 किसका है, 12 का, 100 किसका है, 10, सॉरी 196 किसका है, 14 का, 144 किसका है, 12 का, 100 किसका है, 10 का। तो वापस 2 नीचे आएगा स्क्वायर ऐसे, तो ये 8 का स्क्वायर आना चाहिए। 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, 14 माइनस 12 2 होता है, 12 माइनस 10 2 होता है, 10 माइनस 8 2, तो 2 करेंगे तो 8 आना चाहिए। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। ऊपर वाले में भी 2 2 को ऐड करके हम लोग स्क्वायर ले रहे थे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 2 करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस 2 करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस 2 करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। सेम नीचे वाले सीरीज के लिए भी हमने सेम किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको पूछा है कौन कौन सा लेटर इस अरेंजमेंट में आएगा। ठीक है, वापस से डाल के देखते हैं। सबसे पहले अगर आप पहला वाला ऑप्शन डालेंगे, इसमें आ जाएगा C, A, यहाँ आ जाएगा B, यहाँ आ जाएगा B, और यहाँ आ जाएगा A। अब आप चेक करेंगे तो ये हो जाएगा C A A C, C A A B, A A B B, C A B। कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, तो पहला वाला हो जाएगा हमारा रॉन्ग। अगर मैं सेकेंड ऑप्शन डाल के देखूं तो ये हो जाएगा C B B A। मतलब यहाँ आ जाएगा C, यहाँ आ जाएगा B, यहाँ आ जाएगा B, यहाँ आ जाएगा A। मतलब ये हो जाएगा C C A C, अच्छा यहाँ भी B है। ये हो जाएगा C C A C, ये हो जाएगा C A A B, A A A B और C B B। मतलब इसको 4 4 में मैं तोड़ूँ मैं तो ऐसा हो जाएगा कुछ, ये C C A, ये भी नहीं होगा, ये कुछ बन रहा है C C A C, C A A B, C C A C, C A A B, A A B B, C B B। ये भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। नेक्स्ट वाला आप अगर देखेंगे तो यहाँ है C डैश A C C A A डैश। यहाँ अगर मैं सब में B B B पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा A A B B C B B। इसको अगर आप चेक करेंगे तो ये हो जाएगा C B A, C C A, A B A, A B B, C B B, C B A, C C, यानी ये भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। और लास्ट वाला अगर आप पुट करेंगे तो ये भी हो जाएगा C C A C, C A A C, A A C B, C C B। ये हो जाएगा C C A, C C A, A C A, A C B, C C B।
हाँ हाँ CCB, यस, तो ये ऑप्शन डी होगा मेरे हिसाब से। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्म हो रहा है CCA फिर ACA ACB CCB। एक इजी क्वेश्चन लेते हैं कोई तो भी। ये कह रहा है ए जो है ये अपने घर से निकला और पहले 20 मीटर चला टुवर्ड्स ईस्ट। यहाँ मान लीजिए ईस्ट है, यहाँ मान लीजिए नॉर्थ है, यहाँ वेस्ट है और यहाँ साउथ है। ए अगर इस पॉइंट पे है तो ए 20 मीटर्स गया इस डायरेक्शन में और वेयर इज फ्रेंड जॉइंड हिम, ठीक है। यहाँ इसका फ्रेंड भी इसको मिल गया बी इस पॉइंट पे। अब वो कह रहा है दे टुगेदर वॉक 10 मीटर इन द सेम डायरेक्शन। दोनों वापस 10 मीटर चले यहाँ पे और दोनों फाइनली इस पॉइंट पे पहुँच गए। अब आगे आपसे कह रहा है ए टर्न लेफ्ट। ए अगर इधर देख रहा था तो ए चला जाएगा लेफ्ट और लेफ्ट कितना गया वाइल बी टर्न राइट। बी आ गया इधर, ये आ गया ए, ये नीचे आ गया बी। ए टर्न लेफ्ट वाइल बी टर्न राइट एंड ट्रैवल 2 मीटर एंड 8 मीटर। मतलब ए 2 मीटर चला और बी कितना चला 8 मीटर। आगे कह रहा है अगेन बी टर्न लेफ्ट टू ट्रैवल 4 मीटर। अब बी क्योंकि नीचे जा रहा था राइट था, इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा ये, तो कह रहा है बी टर्न लेफ्ट टू ट्रैवल 4 मीटर, मतलब यहाँ कहीं जाएगा 4 मीटर, फॉलोड बाय 5 मीटर टू हिज राइट, और वापस राइट गया कितना 5 मीटर टू हिज राइट टू रीच हिज ऑफिस, और ये बी का ऑफिस पहुँच गया, मतलब बी फाइनली यहाँ कहीं है। आगे आपसे कह रहा है ए टर्न राइट एंड ट्रैवल्ड 12 मीटर। ए वापस राइट मुड़ा और कितना चला 12 मीटर टू रीच हिज ऑफिस। ये फाइनली क्या हो जाएगा ए का ऑफिस। आपको पूछा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑफिसेस। आपको निकालना है ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है। अगर मान लीजिए 4 मीटर है और ये पूरा 12 है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा ये 8, और ये यहाँ से 8 है और यहाँ से 2 है तो ये कितना हो जाएगा इतना डिस्टेंस 10 यहाँ से यहाँ तक, और नीचे ये कितना था 5, तो ये हो जाएगा 10 + 5 15। मतलब अगर ये ट्रायंगल बनाओ ये कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 8। अगर पाइथागोरस लगाऊंगा तो पाइथागोरस क्या होता है 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, ये हो जाएगा 289। 289 किसका स्क्वायर है 17 का, तो आंसर क्या हो जाएगा 17, आंसर बी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक फैमिली है और फैमिली में 2 बच्चे हैं अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स। एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर मदर इज 50 kg। मतलब मम्मी का वेट और 2 बच्चे हैं, चाइल्ड 1 मान लीजिए और चाइल्ड 2 मान लीजिए, इनका वेट कितना दे रखा है 50 kg तीनों का, और एवरेज क्या होता है डिवाइडेड बाई 3। तो आपके पास हो गया मम्मी प्लस चिल्ड्रन 1 प्लस चिल्ड्रन 2 इज इक्वल टू 50 × 3 इक्वल टू 150। ये इक्वेशन बन गई पहली एवरेज वाली। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज 52 kg। चिल्ड्रन का वापस चिल्ड्रन 1 प्लस चिल्ड्रन 2 प्लस फादर इक्वल टू 52 दे रखा है, और क्योंकि एवरेज है डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, तो सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगा चिल्ड्रन 1 प्लस चिल्ड्रन 2 प्लस फादर इज इक्वल टू 52 × 3 यानी 156 हो जाएगा।
आपको पूछा है अगर वेट ऑफ द फादर इज 60 kg देन व्हाट इज द वेट ऑफ द मदर। ठीक है, अभी मेरे पास इक्वेशन नंबर ये 1 है और इक्वेशन नंबर 2 ये रही। इसको इसके नीचे लिख देता हूँ, चिल्ड्रन 1 प्लस चिल्ड्रन 2 प्लस मदर। ये कितना था आपके पास 150 ऐसा दे रखा था। अभी अगर मैं दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूँ, माइनस अगर करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा फादर माइनस मदर इक्वल टू 156 माइनस 150 कितना हो जाएगा 6। माइनस करेंगे तो फादर माइनस मदर का एज कितना आ गया 6। मतलब आपके पास जो फाइनल इक्वेशन निकल के आई वो आ गई ये। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फादर की एज कितनी है 60, तो 60 माइनस m इक्वल टू 6, तो मम्मी की एज कितनी हो जाएगी 60 माइनस 6, ये इधर आ जाएगा, मम्मी इधर चले जाएगी, तो मम्मी की एज हो जाएगी 54। 54 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, डी हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन है, ये आपसे कह रहा है अगर हर अल्टरनेट लेटर, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक दूसरा ऐसा, ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम बी ऑनवर्ड्स, बी को मिला के, बी से अगर मैं लोअर केस में लिखूँ और बाकी लेटर्स को क्या लिखूँ अपर केस में, मतलब ये ऐसा कह रहा है पहला अल्फ़ाबेट मान लीजिए बी है, बी को किस में लिखना है स्मॉल में, नेक्स्ट क्या हो जाएगा सी, सी को किस में लिखना है कैपिटल में, फिर क्या हो जाएगा डी, डी स्मॉल में, नेक्स्ट ई, ई क्या हो जाएगा कैपिटल में, ऐसा करके आपको लिखना है। तो ये पूछ रहा है कि आपको फर्स्ट मंथ ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर कैसे लिखेंगे। फर्स्ट मंथ ऑफ सेकेंड हाफ कौन सा होता है, जुलाई, जुलाई को कैसे लिखेंगे, तो आप चेक कर लीजिए, अगर बी स्मॉल है, सी क्या हो जाएगा कैपिटल, फिर डी स्मॉल है, ई क्या हो जाएगा कैपिटल, फिर एफ स्मॉल है, जी क्या हो जाएगा कैपिटल, एच स्मॉल है, आई हो जाएगा कैपिटल, एच आई जे, जे क्या हो जाएगा स्मॉल। तो देख लीजिए जे कैपिटल किस में, इसमें इसको हटा दीजिए, बाकी तीनों में जे स्मॉल है। ठीक है, अब मुझे क्या चेक करना है यू, तो आई जे, के हो जाएगा कैपिटल, एल स्मॉल, एम कैपिटल, एन स्मॉल, ओ कैपिटल, पी स्मॉल, क्यू कैपिटल, आर स्मॉल, एस कैपिटल, टी स्मॉल, यू कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल जे के बाद यू कौन सा होना चाहिए कैपिटल, तीनों में है। अब एल मुझे बस चेक करना है क्योंकि एल कैपिटल आ रहा था कि नहीं, एल मेरा कैसा था जे के एल, एल स्मॉल आ रहा था, मतलब ये ऑप्शन भी चला गया, इन दोनों में से कोई होगा और वाई चेक करना है फाइनली। U मेरा कैपिटल है, V हो जाएगा स्मॉल, U S T U V, W हो जाएगा कैपिटल, X हो जाएगा स्मॉल, Y क्या हो जाएगा मेरा कैपिटल, तो Y कैपिटल की इसमें लास्ट वाले में आंसर क्या हो जाएगा D। ठीक है, यही चेक करना था कि क्या एग्जैक्ट सही कॉम्बिनेशन होगा। ये कह रहा है अगर सीक्वेंस आपके पास दे रखा है ये वाला, इसमें से कितने ऐसे 5 है, हाउ मेनी 5 आर देयर विच आर नॉट इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय 3, जिनके पहले 3 नहीं है बट उनके बाद में क्या है 7, ऐसे 5 ढूंढने हैं आपको जिसके पहले 3 नहीं है बट बाद में 7 है। तो ये एक पहला 5 है, इसके बाद में तो 7 है बट पहले 3 नहीं है, तो ये हो जाएगा। ये वाला 5 नहीं ले सकते क्योंकि इसके पहले क्या है 3 है, ये वाला 5 भी ले सकते, इसके पहले क्या है 3 है, तो ऐसा कितना हुआ, एक ही 5 हुआ, आंसर क्या हो जाएगा 1। पूरे सीक्वेंस में एक ही ऐसा 5 है जिसके पहले 3 नहीं है बट बाद में क्या है 7, ये हो जाएगा 1।
ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है अगर मैं डॉलर साइन को बोलूँ डिवाइडेड बाय, अगर मैं एट द रेट साइन को बोलूँ मल्टीप्लाइड बाय, और अगर मैं हैशटैग साइन को बोलूँ माइनस, तो वैल्यू क्या होगी इस इक्वेशन की। ठीक है, अब इस इक्वेशन को लिखिए। हैशटैग का मतलब क्या होता है माइनस, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5। एट द रेट का सिंबल का मतलब क्या है मल्टीप्लीकेशन इंटू 1, और डॉलर साइन का मतलब क्या है डिवीजन, तो डिवाइडेड बाय 5। ऐसा कुछ लिखा हुआ है ये, तो इसको मैं लिख दूंगा 10 माइनस 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5, ऐसा कुछ तो भी लिख दूंगा। अब बॉड मास का रूल क्या रहता है, बॉड मास जब हम रूल लगाते हैं सबसे पहले क्या होता है डिवीजन, तो हमने 1 डिवाइड बाय 5 कर दिया डिवीजन, उसके बाद क्या आता है मल्टीप्लिकेशन। 5 से अगर 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 5 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 माइनस 1। उसके बाद क्या आता है एडिशन, एडिशन तो करना ही, लास्ट में क्या है सब्ट्रैक्शन। 10 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। आंसर क्या हो जाएगा मेरा D9। ठीक है, बॉड मास रूल लगाएंगे तो